हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मजेदार उपन्यास क्रांति का देवता का पार्ट 4। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर तुमने शोर मचाकर अथवा रिवॉल्वर से फायर करके महल में मौजूद सैनिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की चेष्टा की तो उसी समय तुम्हारी इस महबूबा को गोली मार दूंगा। तुम आराम से बाथरूम में जाकर अपना काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि पैंट ही गीली हो जाए। कहने के साथ एक झटके के साथ विकास ने दरवाज़ा बंद करके बाहर से बंद कर दिया। गैलरी इस समय खाली पड़ी हुई थी। विकास ने तुरंत अपना रिवॉल्वर वाला हाथ जेब में डाला और क्रीमिया की ओर देखकर गुर्राया। अपने थोबड़े की घड़ी जो बंद पड़ी है, चाबी भरकर ठीक करो। मेरा मतलब है अपना चेहरा वैसा ही बनाओ जैसा था, ताकि किसी को शक न हो कि तुम जबर सिंह के साथ जबरदस्ती जा रही हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गोली मार दूंगा। क्रीमिया बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन विकास के सामने उसकी एक न चली। उसके साथ वे राजमहल से गुजरने लगे। सैनिक मिल रहे थे, लेकिन किसी को गुमान तक नहीं था कि क्रीमिया का अपहरण हो रहा है। मानना पड़ेगा कि बॉन अंकल तुम्हें जी जान से प्यार करते हैं। उसके साथ चलता हुआ विकास शरारत के साथ बोला, इस डर से कि कहीं परलोक का टिकट न दे दूं तुम्हें, चू तक नहीं कर रहे हैं। क्रीमिया चुपचाप उसके साथ चलती रही। उसी प्रकार वे चलते हुए राजमहल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। उसके बाद विकास उसे लेकर एक जीप में सवार हुआ और जीप आश्चर्यचकित कर देने वाली गति से रास्ता तय करने लगी। पत्थरों को तराशकर बनाया गया यह हाल अत्यंत ही विशाल था। नकाबपोश इस प्रकार खड़े थे कि उन सबका चेहरा मंशा देवता की आकृति की ओर था। हर नकाबपोश के स्याह लिबास पर अलग अलग नंबर पड़ा हुआ था। हॉल की दीवार पर लगी हुई मशालें जल रही थी। मंशा देवता की आकृति हमेशा की भांति डरावनी लग रही थी। पत्थर के बने एक मोटे स्तंभ पर एक इंसानी चेहरा बना हुआ था। इस चेहरे का सिर वाला भाग एक कटोरे के भांति था। हमेशा की भांति इस कटोरे से आग की लपटें लपलपा रही थी। आकृति कुछ इस ढंग की बनी हुई थी कि उसका केवल एक ही कान चमकता था। आंख के स्थान पर मात्र 2 गड्ढे थे। यह थी मंशा देवता की मूर्ति। इस आकृति के सिर में हमेशा अमर ज्योति के भांति आग की लपटें लपलपाती रहती थी। इस देवता की कसम खाकर गुलशनगढ़ के लोग मरने में अपनी शान समझते थे। इस मंशा देवता में वहां के लोगों की अटूट आस्था थी। हाल में पूर्णतया सन्नाटा था। प्रत्येक नकाबपोश शांत खड़ा था। एकाएक आकृति के पीछे अंधेरे भाग में हिलता हुआ एक सुनहरा नकाबपोश नजर आया। क्रांति के देवता का आभास पाते ही संपूर्ण नकाबपोश आदर के साथ झुके। उधर क्रांति का देवता अपने बाएं हाथ के अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों को से दाएं पैर का घुटना खुजा रहा था। अचानक मंशा देवता की आकृति के पीछे अंधेरे भाग से 2 शोले लपके। दोनों गोलियां पलक झपकते ही नंबर 15 की नकाब में जागती हुई दोनों आंखों में घस गई। नंबर 15 बुरी तरह चीख पड़ा और बुरी तरह लहराया। नंबर 16 हाल के सन्नाटे में क्रांति के देवता की आवाज गूंजी। आदेश प्राप्त होते ही 16 नंबर आगे बढ़ा और उसने चीखते हुए 15 नंबर की नकाब नोच ली। यह चेहरा हाईतोप नार्वे का था। कुछ पल नकाबपोश हाईतोप नार्वे की फूटी हुई आंखें व गोरे चेहरे को देखते रहे। ये है विदेशी कुत्तों का जासूस। क्रांति के देवता की आवाज गूंजी, जिसने हमारे 15 नंबर को मार डाला और खुद यह लिबास पहन लिया। लेकिन ये विदेशी कुत्ते नहीं जानते कि क्रांति का देवता नकाब के पीछे छुपे हुए चेहरे को भी स्पष्ट देख लेता है। हॉल में केवल नार्वे की चीखें गूंज रही थी। हमारे मंशा देवता को कोई बलि नहीं मिली है। दुश्मन का यह जासूस मंशा देवता की, जो इस समय हमारे लिए क्रांति का देवता बना हुआ है, उसकी बेट चढ़ा दिया जाए। क्रांति के देवता के आदेश का पालन किया गया। चीखते हुए नार्वे को उठाकर मंशा देवता के सिर वाले कटोरे जैसे बाग में डाल दिया गया। आग की लपटों ने उसे घेर लिया।
गोश्त जलने की दुर्गंध संपूर्ण हाल में फैल गई। कुछ देर पश्चात नार्वे की चीखें बंद हो गई। मंशा देवता के कटोरे जैसे आग में जलता हुआ नार्वे कंकाल में बदलने लगा। विदेशी कुत्तों का यह जासूस दुश्मन को स्वर्ण महल की सूचना दे चुका है। क्रांति के देवता की आवाज गूंजी, स्वर्ण महल कहाँ है? यह इन कुत्तों को पता लग चुका है। आप में से अधिकांश लोग नहीं जानते कि स्वर्ण महल कहाँ है और क्या है। इसके विषय में बताने के लिए मेरे पास केवल इतना समय है कि स्वर्ण महल हमारे वतन की प्रकृति का एक ऐसा खजाना है जिसे प्राप्त करने के लिए ही विश्व के इन 3 बड़े राष्ट्रों ने हमारे इस छोटे से देश में को नरसंहार की आग में झोंक दिया है। हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया है। लेकिन हमने मंशा देवता की कसम ली है कि जब तक हमारी रगों में खून की एक भी बूंद है तब तक हम गुलाम नहीं बनेंगे। विदेशियों को खदेड़कर अपने देश से बाहर निकाल देंगे। अब वह वक्त आ गया है साथियों, हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हिंदुस्तान जैसा महान देश हमारी सहायता कर रहा है। उनके भेजे हुए शस्त्र हमने अपनी जान की बाजी लगाकर सुरक्षित रखे हैं। हिंदुस्तान के बहादुर रणकुंभारे जिसके सिर पर हाथ रखकर मैदान में कूदते हैं उन्हें विजय मिलती है। भारत में चंद सैनिकों ने शस्त्रों के जलपोत को हम तक पहुंचाया है। हमें उन सैनिकों पर फक्र है। अब भी वे भारतीय सैनिक हमारी सहायता के लिए तैयार है। माना कि वे संख्या में कम है, लेकिन सारा विश्व जानता है कि हिंदुस्तान का एक एक जवान 20-20 के बराबर है। हिंदुस्तान के ये जवान हमारे साथ है। कुछ ही देर पश्चात हमें राजमहल पर हमला करना है। हमें विदेशियों को यह बता देना है कि गुलशनगढ़ के लोग गुलाम नहीं रह सकते। कुछ देर तक क्रांति के देवता ने इसी प्रकार जोशीला भाषण दिया। क्रांतिकारियों की रगों में बहता हुआ खून उबलने लगा। भुजाएं फड़क उठी। हमारे होते हुए ये विदेशी कुत्ते अगर हमारी इस पवित्र धरती की एक मुट्ठी मिट्टी भी ले जाएं, तो यह हमारी पराजय होगी। हमें न केवल इस खजाने की रक्षा करनी है, बल्कि विदेशियों की लाशों से इस धरती को पाट देना है। किन किन क्रांति के पुजारियों को कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, यह उनके नेता बताएंगे। इसके पश्चात कुछ देर तक हॉल में सन्नाटा रहा। क्रांति के देवता ने सबको अपने प्लान के विषय में संक्षेप में बताया और वहां से विदा हो गया। कमरे का दृश्य बेहद विचित्र था। क्रीमिया का नग्न जिस्म कमरे की छत में एक रस्सी के जरिए उल्टा लटका हुआ था। उसके सामने खड़ा था विकास, जल्लाद के रूप में। लड़के के चेहरे पर इस समय वहशीपन के भाव थे। रास्ते में सड़क पर उसने भैरव प्रसाद को देखा था। अंधा भैरव प्रसाद सड़क पर चीखता फिर रहा था। तब जबकि विकास को यह मालूम हुआ कि उसका यह हाल जेम्स बॉन्ड ने किया है, तो विकास होश में न रहा। और जब वह लड़का होश में नहीं रहता तो पगला कहलाता है। दुर्दांत, बेरहम, राक्षस और जल्लाद कहलाता है। उसे केवल खून, गोश्त और चीखता हुआ दुश्मन चाहिए। रहम उसके पास नहीं। सोचने समझने की बुद्धि जैसे उसमें जुदा हो जाती है। भैरव प्रसाद की हालत देखकर उस पर खून हावी हो गया था। क्रीमिया को क्रांति के देवता के पास ले जाने के स्थान पर वह यहाँ ले आया था। यहाँ वह अकेला था और सामने थी क्रीमिया। क्रीमिया रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, माफी मांगी थी। लेकिन विकास के दिल में भला दुश्मन के लिए रहम कहाँ। वह अपने वहशीपन पर उतर आया। उस समय विकास का सुंदर मुखड़ा दहककर सुर्ख हो गया। कनपट्टियों पर दहकता हुआ चेहरा किसी भेड़िए जैसा लगता था। उसके हाथ में खुला हुआ एक चाकू था। बोलो, विकास खूंखार स्वर में गुर्राया। बॉन्ड ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? क्रीमिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कई बार कह चुकी थी कि उसे पता नहीं कि बॉन्ड ने क्या कहा था। उत्तर न पाकर विकास की आंखें अंगारों में बदल गई। चाकू संभालकर वह आगे बढ़ा। अगर जवाब नहीं दोगी तो शायद तुम जानती हो कि विकास दुश्मन को क्या सजा देता है। वह खुखार स्वर में गुर्राया, लेकिन जवाब नहीं मिला और विकास भूल गया कि क्रीमिया की उसकी माँ की बहन होने की संभावना है।
इस समय तो एक ही बात उसके जेहन में थी, जेम्स बॉन्ड उसका दुश्मन है। बॉन्ड उसके वतन पर कब्जा किए बैठा है और क्रीमिया बॉन्ड का साथ दे रही है। बस क्रीमिया दुश्मन है, वतन की दुश्मन, और वतन के दुश्मन के लिए विकास के दिल में रहम कहाँ। उसकी चुप्पी देखकर विकास पागल हो गया। क्रीमिया कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि चाकू खचाक से क्रीमिया की सुंदर आंख में घस गया। आंख फूट गई, खून बह उठा। खून के फव्वारे ने विकास को भी रंग दिया। क्रीमिया चीख रही थी, लेकिन विकास ने बड़ी बेरहमी के साथ चाकू खींचा। जवाब दो वरना, वह गुर्राया। जवाब न पाकर विकास का चाकू पुनः तेजी के साथ चला। खचाक! क्रीमिया की दूसरी आंख भी फूट गई और उसके बाद विकास ने चाकू उसकी आंख में घुमाया। किसी ने ठीक ही कहा है, बकरा काटते समय कसाई के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन दुश्मन को बेरहमी से खत्म करते समय विकास के हाथ नहीं कांप सकते। विकास कसाई था, दुर्दांत बेरहम दरिंदा। आगे बढ़कर उसने चाकू क्रीमिया के वक्ष पर रख दिया। उफ, शैतान भी देखे तो कांप उठे। क्रीमिया का एक स्तन जड़ से कटा और कमरे की धरती पर गिर गया। विकास ने फिर उसे जवाब देने के लिए नहीं कहा, लेकिन क्रीमिया की स्थिति केवल चीखने की थी। विकास ने उसी बेरहमी के साथ उसका दूसरा स्तन भी काट दिया। उसके बाद क्रीमिया के नाक, कान, हाथ और पैर की उंगलियां, सब कुछ काट डाला। और अब विकास का इरादा बड़ा खतरनाक था। उसने ब्लेड निकाला और क्रीमिया की खाल नोचने लगा। क्रीमिया सह न सकी और जय गुलशन अंतिम चीख के साथ उसके अधरों से निकला और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। चीखती हुई क्रीमिया दर्द असहाय हो जाने से मर चुकी थी। क्रीमिया के अंतिम शब्द सुनकर विकास पूरी तरह चकरा गया। उसके धधकते हुए दिमाग को बिजली का जैसे एक झटका लगा। चौंक कर वह मृत क्रीमिया को देखता रह गया। अभी वह समझ भी नहीं पाया था कि हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ कमरे की दीवार हटी। क्रांति का देवता! पूरी तरह से उछल पड़ा विकास। आप यहाँ जल्दी से मेरे साथ आओ, क्रांति के देवता ने तेजी से आदेश दिया। क्यों? विकास गुर्रा उठा। मिस्टर विकास! क्रांति का देवता भी गुर्रा उठा। क्रांति के देवता से सवाल नहीं किए जाते। मैं किसी बात को उस समय तक नहीं मानता जब तक ये न मान लूं कि वह सही है। विकास सख्त स्वर में बोला। तुम मुझे आदेश देने वाले कौन हो? उत्तेजना में लड़का क्रांति के देवता का ही अपमान कर गया। यहाँ जेम्स बॉन्ड सैनिकों के साथ आ रहा है, क्रांति के देवता ने शांत स्वर में कहा। तब तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, विकास खूनी स्वर में बोला। अब मैं अपना दूसरा चैलेंज भी पूरा करूंगा, लेकिन उसके साथ बेशुमार सैनिक है। मुझे चिंता नहीं। विकास बिदक चुका था। विकास किसी से नहीं डरता। जो मैंने उसकी क्रीमिया का हाल किया है वही उसका करूंगा। आप जाना चाहे तो जाएं, लेकिन केवल उसे मारने से हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा। तुम शायद भूल रहे हो कि मिस्टर विजय के साथ तुम्हें ज्वालामुखी में उतरना है। दुश्मन ज्वालामुखी में हमसे पहले पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो वह ग्रंथ दुश्मन के हाथ लग जाएंगे और वह हमारी सबसे बड़ी हार होगी, क्रांति के देवता ने कहा। ओह! विकास की समझ में जैसे बात आई। बोला, अभी चलता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। और जेब से एक कागज और पेन निकालकर कागज पर कुछ लिखा और धरती पर पड़े एक स्थन पर कागज रख दिया। उसके पश्चात वह क्रांति का देवता बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया मिस्टर विकास। क्या? क्रीमिया के साथ इतनी बेरहमी ठीक नहीं थी। वह तुम्हारी मौसी थी। पहली बात तो तुम्हें उसे मारना ही नहीं था, और मारना भी इस घिनौने ढंग से। नहीं, दुश्मन सही, लेकिन है तो इंसान। वो केवल देश की दुश्मन थी। विकास कुर्राया। वह मेरी मौसी नहीं हो सकती। वह मेरी मौसी नहीं हो सकती। उसकी रगों में वह खून नहीं है जो मेरी माँ की रगों में है। अगर खून वही होता तो वह गद्दार नहीं होती
और अगर वह मेरी मौसी थी तो इतनी अय्याश और गद्दार थी कि उसका अंत होना ही था। विकास का स्वर सख्त था। अगर उसके स्थान पर तुम्हारी माँ होती तो? क्रांति के देवता ने प्रश्न किया। उसे इससे भी अधिक बेरहमी से मारता। कहता कहता विकास का चेहरा ददक उठा। गुड, क्रांति का देवता प्रशंसात्मक स्वर में बोला। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बोलिए, क्या तुमने क्रीमिया के अंतिम शब्दों पर ध्यान दिया? क्रांति के देवता ने प्रश्न किया। प्रश्न पर चौंका विकास। चलते चलते ही उसने पलटकर क्रांति के देवता की ओर देखा। निश्चित रूप से क्रांति का देवता लंबाई की दृष्टि में विकास से कम था। उसने नकाब की ओर देखते हुए कहा, मैं भी उसके अंतिम वाक्य पर चौंका तो जरूर था, लेकिन अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके मुंह से मरते समय जय गुलशन क्यों निकला था, क्योंकि वह लड़की बेहद देशभक्त थी। क्या? पूरी तरह उछल पड़ा विकास। क्रीमिया और देशभक्त, क्या बकवास है। वो क्रीमिया देशभक्त कैसे हो सकती है, जिसने बॉन्ड के सामने जाते ही अल्फा से गुरु की सारी योजना खोल दी, जिसने गणपत सिंह को फंसा दिया, जो मेरी माँ की जान लेने के लिए पागल थी। वो क्रीमिया भला देशभक्त कैसे हो सकती है, क्योंकि वह लड़की क्रीमिया नहीं थी। क्या? विकास पुनः उछला। यकीन करो, वह क्रीमिया नहीं थी। वह गुलशनगढ़ की एक बेसहारा लड़की थी। उसके पिता और बूढ़ी माँ को विदेशियों ने खत्म कर दिया। न जाने कितने विदेशी कुत्तों ने उस लड़की के जिस्म से खिलवाड़ की। वे मासूम लड़की तो उन दरिंदों के बीच में गुड़िया बनकर रह गई थी। उसे रौंदा गया, तड़पाया गया। वह बेसहारा थी और उसके अंतिम शब्द बता रहे थे कि वह बहुत बड़ी देशभक्त थी। बॉन्ड को क्योंकि मालूम था कि तुम क्रीमिया का अपहरण करोगे, इसलिए उसने इस मासूम के चेहरे पर वैज्ञानिक ढंग से ऐसा मेकअप किया था कि 6 माह से पहले किसी भी कीमत पर पहचाना नहीं जा सकता। यह शब्द सुनकर विकास की खोपड़ी गुम गई। बोला, लेकिन अगर वो क्रीमिया नहीं थी तो उसने बताया क्यों नहीं? अपने 5 वर्ष के छोटे मासूम भाई के लिए। क्रांति के देवता ने बताया। उसका मासूम भाई बॉन्ड के पास कैद है। बॉन्ड ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपनी असलियत बताई तो वह उसके भाई का कत्ल कर देगा, और अपने इसी मासूम भाई की जान बचाने के लिए उस लड़की ने अपनी जान दे दी। सुनकर अवाक रह गया विकास। उसकी आंखों के सामने उसकी बेरहमी के दृश्य घूम गए। उसने यह क्या किया? उफ, एक सताई हुई लड़की पर उसने खुद ही इतने अत्याचार किए। विकास का कलेजा जैसे फट गया। यह उसने क्या किया? जिस पर हुए अत्याचारों का उसे बदला लेना चाहिए था। उसने खुद यातनाएं दी, खुद सताया। ये उसने क्या कर दिया? क्या किया उसने? विकास की आत्मा चीखने लगी, उसे धिक्कारने लगी। मन ही मन रो पड़ा लड़का। आंखों में आंसू तक तैर गए। बोला, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह सब कुछ देर से पता लगा, क्रांति के देवता ने जवाब दिया। और जब तुम्हें बताने तुम्हारे पास आया तो तुम वह सब कर चुके थे। इस लड़की की चिता भी अमर शहीदों के साथ बनेगी। विकास परेशान था। उसकी आत्मा जैसे उससे धिक्कार रही थी। हा हा हा। जेम्स बॉन्ड और क्रीमिया का संयुक्त ठहाका कमरे में गूंज उठा। दोनों पास पास बैठे हंस रहे थे। बॉन्ड ने क्रीमिया के गाल पर चुटकी काटी और बोला, देखा क्रीमिया डार्लिंग, इसे कहते हैं जालसाजी। वो मूर्ख समझ रहा था कि वह क्रीमिया को ले जा रहा है। वो बेवकूफ़ यह नहीं समझ सकता है कि बॉन्ड की रगों में बहता खून अभी इतना सफ़ेद नहीं हुआ कि उसके सामने ही उसकी प्रेमिका को कोई मच्छर उठाकर ले जाए। कहते हुए उसकी दृष्टि एक टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। इस टीवी पर एक बिंदु सा चल रहा था। वास्तव में तुम्हारी चाल कामयाब रही। क्रीमिया ने आत्मविभोर होकर बॉन्ड से कहा, अगर ये कल के लड़के मात देने लगे तो जी लिया बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड खुश होता हुआ बोला, देखो ये बिंदु, वो जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये विकास और नकली क्रीमिया का है। क्या मतलब?
जो कि क्रीमिया। इस लड़की को भी नहीं पता कि मैंने उसकी बेहोशी के समय उसके कंधे में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उस ट्रांसमीटर को ही ये स्क्रीन कैच कर रही है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि विकास इसे लेकर कहाँ जाता है। क्रांति के देवता का अड्डा तो मुझे पता लग चुका है, लेकिन विकास का पता नहीं लगा। ये हो सकता है कि विकास क्रांति के देवता से अलग काम कर रहा हो, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ यह लड़का अकेले ही काम कर सकता है। इसका अड्डा पता लगते ही मुझे सबसे पहले वहीं हमला करना है। यह हमें बेवकूफ़ समझता है और बन गया खुद बेवकूफ़। लेकिन अगर इस लड़की ने बता दिया कि वह क्रीमिया नहीं है, तो क्रीमिया ने कहा, पहली बात तो बताएगी नहीं, क्योंकि उसका 5 वर्ष का भाई मेरे पास कैद है। बॉन्ड कुटिलता के साथ मुस्कुराता हुआ बोला, अगर बता भी दिया तो विकास उसे अपने अड्डे पर तो ले ही जाएगा। इस स्थिति में तो मुझे उसके अड्डे का पता लग जाएगा, और यही पता लगाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। अभी क्रीमिया कुछ कहना ही चाहती थी कि समीप ही रखा ट्रांसमीटर स्पार्क करने लगा। बॉन्ड ने उसे ऑन किया और माइक हाथ में लेकर तेजी के साथ बोला, हेलो हेलो, बॉन्ड हियर। यस सर, मैं नार्वे बोल रहा हूँ। स्वर उभरा, क्या रिपोर्ट है? अभी अभी मुख्य हॉल में से क्रांतिकारियों की मीटिंग समाप्त हुई है। उसमें क्रांति के देवता ने कहा है कि तुरंत वह स्थान छोड़ दो। उसने हम सबको आदेश दिया है कि 15 मिनट के पश्चात सबको उसके साथ मुख्य अड्डे पर चलना है। उसका कहना है कि मुख्य अड्डे पर भारत से आए हथियार और भारतीय सैनिक हैं, जिनके साथ मिलकर सभी को महल पर हमला करना है। ये लोग पूरी तैयारी में हैं, तो क्या वह उनका मुख्य अड्डा नहीं है? बॉन्ड ने प्रश्न किया। ऐसा ही लगता है सर, मुख्य अड्डा कहीं और है। कहाँ है? यह अभी उसने बताया नहीं। नार्वे की आवाज़ आई, 5 मिनट के बाद सबको उसके साथ चलना है। सब उसके साथ जाएंगे और अब वहाँ से हमला बोलने की तैयारी होगी। ओके, जेम्स बॉन्ड ने कहा, तुम उस हेडक्वार्टर पर पहुँचते ही हमें सूचित करना। ओके सर, दूसरी ओर से कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया गया। जेम्स बॉन्ड भी ट्रांसमीटर ऑफ करके क्रीमिया की ओर मुड़कर बोला, पता नहीं वह साला क्रांति का देवता क्या भला है, इसके कितने अड्डे हैं। तुम इन सब चक्रों को छोड़कर ज्वालामुखी की ओर क्यों नहीं चलते? क्रीमिया ने कहा, उसके भी कई कारण है क्रीमिया डार्लिंग। जेम्स बॉन्ड मुस्कुराता हुआ बोला, सबसे पहला कारण तो यह है कि एस्वेस्ट वाला लेप अभी तैयार हो रहे हैं, और दूसरा यह है कि मैं इन सब क्रांतिकारियों का झंझट ही समाप्त करके वहां पहुंचना चाहता हूं, ताकि वहां इनसे टकराव का भय न रहे। सुनकर क्रीमिया चुप रह गई। बात शायद उसकी समझ में आ गई थी। जेम्स बॉन्ड स्क्रीन पर चलते हुए बिंदु को देखता रहा और क्रीमिया से बातें करता रहा। लगभग 30 मिनट पश्चात बिंदु एक स्थान पर स्थिर हो गया। बॉन्ड ने ध्यान से उस स्थान का अध्ययन किया और बोला, देखो क्रीमिया डार्लिंग, वास्तव में विकास का अड्डा अलग निकला। यह स्थान वह नहीं है जिसका पता नार्वे ने क्रांति के देवता के अड्डे के रूप में दिया था। अब हमें उसके अड्डे पर हमला बोलना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्रीमिया ने कहा। नहीं, बॉन्ड ने कहा। क्रीमिया जैसे दुख से मरी जा रही थी। बॉन्ड, तुम खतरे के कामों से मुझे हमेशा अलग क्यों कर देते हो? अलग नहीं कर रहा मेरी रानी, बल्कि ठीक कर रहा हूँ। जेम्स बॉन्ड क्रीमिया का एक चुंबन लेता हुआ बोला, वहाँ विकास है और तुम्हें उससे दूर ही रहना ठीक है। और यह भी हो सकता है कि उस स्थान पर विकास यूं ही किसी कारण से रुका हो, अर्थात वहाँ उसका अड्डा न हो। इसलिए तुम यहीं रहोगी, और तुम्हें जो मैंने ये लोकेट रूपी ट्रांसमीटर दे रखा है, इसमें बताती रहना कि यह बिंदु स्थिर है अथवा चल रहा है तो किधर को। क्रीमिया की समझ में आ गया। उसके बाद बॉन्ड 5 सैनिक जीपों के साथ उस बिंदु की ओर चल दिया। लोकेट रूपी ट्रांसमीटर पर वह बराबर क्रीमिया से पता लगाता रहा। हर बार क्रीमिया का एक ही जवाब था,
और वह था कि बिंदु स्थिर है। 15 मिनट पश्चात बॉन्ड ने ट्रांसमीटर पर कहा, अब मुझे यकीन हो गया है क्रीमिया की विकास वहां पहुंच चुका है जहां पहुंचना चाहता था। किसी भी अस्थायी स्थान पर वह इतनी देर नहीं लगा सकता। अब तुम ट्रांसमीटर बंद करके ज्वालामुखी में उतरने वाले लिबास को जल्दी से बनवाओ। अधिकांश तुम ट्रांसमीटर के करीब ही रहना, क्योंकि संभवतः नार्वे कोई सूचना दे। उसके बाद एक चुंबन की आवाज़ पैदा करके बॉन्ड ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तब जबकि वह उस कमरे में पहुंचा जहां विकास ने यह सब किया था, कमरे का दृश्य देखकर जेम्स बॉन्ड का माथा ठनक गया। क्रीमिया की नंगी लटकी हुई शत विषक्त लाश देखकर बॉन्ड अजीब ढंग से मुस्कुराया। विकास की बेरहमी अब उससे छुपी हुई नहीं थी। बॉन्ड के साथ यहाँ तक आए सैनिक आंखें फाड़ फाड़ कर उस भयानक लाश को देख रहे थे। धरती पर फिसलती हुई बॉन्ड की दृष्टि क्रीमिया के स्तन पर गई। स्तन पर लिपटा कागज बॉन्ड ने पढ़ा। लिखा था, प्यारे जेम्स बॉन्ड, तुम्हारी इस दीवानी प्रेमिका का यह स्तन तुम्हें भेंट है, जिसे दबाते हुए तुम अपने आप को स्वर्ग में महसूस करते थे। अब इस गोश्त के लोथड़े को खूब दबाओ। अब जरा अपने हाथ से अपनी प्रेमिका के जिस्म को सहलाओ बॉन्ड बेटे। सुनो, मेरा एक चैलेंज पूरा हो गया है। यह वही डायन है जिसने अल्फा से गुरु की योजना फेल करके गणपत सिंह जैसे देशभक्त को उसके बेटे से ही मरवा दिया। अब मेरा दूसरा चैलेंज तुम्हें याद होगा। जल्दी ही तुम्हारी हालत इससे भी बदतर करूंगा। तुम तो सच्चे प्रेमी हो ना। भला कैसे हो सकता है कि क्रीमिया दूसरी दुनिया में रहे और तुम यहाँ? तुम्हारा बाप विकास। हा हा हा। पढ़कर जेम्स बॉन्ड ने बुरी तरह से कहा लगाया। सब सैनिक उसे आश्चर्य के साथ देखने लगे। काफी देर तक जेम्स बॉन्ड उसी तरह पागलों के भांति हंसता रहा। उसने सैनिकों का रास्ता खोजने का आदेश दिया, लेकिन उस समय उसकी हंसी पर ब्रेक लग गए जब उस रास्ते के अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं मिला जिससे वे खुद यहाँ चले आए थे। जेम्स बॉन्ड ने अगर मात दी थी तो खा भी चुका था। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।